नमस्कार सभी दोस्तों को। आज भावगंगा के 104वें अंक में सबका स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों की धीमी धीमी मंथर गति से जो ये प्रवाह है उसका बहुत असर हो रहा है, और केवल लोग सुनते ही नहीं हैं, आत्मसात करते हैं, मन पे असर होता है, गहराई में असर होता है। और 2 पत्र हैं जिन्हें आपके सामने रखता हूँ। पहला पत्र तो जो हम लोगों ने संविधान कथा यूपी सैनिक बोर्ड निगम के प्रोग्राम में कहा था, चर्चा की थी, उस पर है। शैलेंद्र नाथ जी का है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद पर सेना में रहे हैं। तो सॉरी, सेना में नहीं रहे हैं, वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज में रहे हैं, आईएएस में। तो सेना में ही रहना हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज उसी से जुड़े हुए। तो वो प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने जो लिखा है वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैसेज उन्होंने भेजा था ईमेल पर। शैलेंद्र नाथ जी लिखते हैं, सर, योर सेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 23rd March 2022 at UPP SKNL was highly educative, enlightening, engrossing, informative and entertaining। इतने विशेषण एक साथ जोड़े हैं। ये आपका जो सेशन था 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के जो भूतपूर्व सैनिक के निगम लिमिटेड में, वह बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटिव था, शिक्षाप्रद था, इनलाइटनिंग था, इनलाइटन करने वाला, जगाने वाला, इनग्रॉसिंग बहुत ज़्यादा अपने में डुबा लेने वाला, बहुत ज़्यादा रोचक, एक तरह से कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इनग्रॉस कर लेना, मतलब अपने में बिल्कुल आच्छादित कर लेना, डुबा लेना, मतलब आदमी डूब जाए सुनते हुए। इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इसमें सूचनाएं भरी हुई थी, जानकारियां भरी हुई थी, और इंटरटेनिंग भी था। लोगों को बोर नहीं कर रहा था, लोगों को बहुत आनंदित कर रहा था, इंटरटेन कर रहा था। बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, बहुत ज़्यादा लोगों को आनंद आ रहा था सुनने में, आनंददायक भी था। आशुतोष जी आ गए हैं, नमस्कार। तो मैं शैलेंद्र नाथ जी का पत्र पढ़ रहा था, आशुतोष जी, जो वो लिखते हैं कि योर सेशन, सर, योर सेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 23rd March 2022 एट द UPPSKNL was highly educative, enlightening, engrossing, informative and entertaining. I benefited a lot from your lecture. मुझे बहुत फ़ायदा हुआ आपके लेक्चर को सुन करके। एंड कैरीड सम वैल्यूएबल टेक अवेज, और मैं अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाया, बहुत जो महत्वपूर्ण, बहुत कीमती चीज़ें, कीमती जानकारियाँ अपने साथ लाया। Another high feature of the session was the anecdotal manner in which your lecture was delivered। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऊंचा, बहुत कीमती फीचर था आपके सेशन का, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो गुण था आपके फीचर, मतलब क्वालिटी थी आपके सेशन की, वो थी एनेक्डोटल मैनर। जो बीच बीच में आप छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कथाएं, मतलब घटनाएं, उनको जोड़ते हुए जो बातें बता रहे थे,
वो इन विच लेक्चर वॉज डिलीवर्ड, आप लेक्चर की डिलीवरी के समय जो छोटी छोटी इधर से उधर से चीज़ों को, कहानियों को, लोक कथाओं को जोड़ते हुए चल रहे थे, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया और अच्छा हो गया। I myself has retired from IAS Allied Service, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस से मैं रिटायर हुआ। सिंस आई हैड ऑल्सो हैड ए स्टेंट एट आवर एकेडमी एट नागपुर, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस की एकेडमी नागपुर में है, और जिसमें मैं उनकी ट्रेनिंग एकेडमी में रहा हूँ। आई हैव बीन डैबलिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ टू, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ता रहा, डैबलिंग करता रहा, थोड़ा इधर उधर सीखता जानता रहा, कोशिश करता रहा समझने की। ऑल्दो माई नॉलेज इज़ सुपरफिशियल, यद्यपि मेरा नॉलेज ज्ञान सुपरफिशियल है, सतह पर ही है, मैं बहुत गहराई में उसमें नहीं गया। सुपरफिशियल एंड नथिंग कंपेयर टू योर प्रोफंडिटी एंड डेप्थ, और जो आपके संविधान में जानकारी का, ज्ञान का प्रोफंडिटी और डेप्थ है, जो उसके फैलाव है और जो उसकी गहराई है, उसके सामने मेरी जानकारी या नॉलेज बहुत तुच्छ है। सर, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, मैं बहुत आभारी होऊंगा इफ़ यू कुड काइंडली शेयर ए कॉपी ऑफ योर बुक, और जो किताब है जागो वरना जागो, इसकी एक कॉपी अगर आप मुझे दे सकें, सो दैट आई कुड गेन आउट ऑफ इट फॉर सोशल गुड, और मैं इसे भविष्य में और अच्छाइयों के लिए काम कर सकूं, देश के में इसको और फैला सकूं और सार्थक हो सकूं समाज के लिए। इसके लिए अगर आप एक कॉपी मुझे दे देंगे तो मैं बहुत आभारी होऊंगा, जो कि मैंने उनको कल ही ईमेल से ही किताब का PDF भेज दिया था। तो ये रहा शैलेंद्र नाथ जी का, जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में रहे हैं, IAS एलाइड से। और एक पत्र हमारे एक सहपाठी रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और बाद में इनकम टैक्स में वो भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स होकर रिटायर हुए, उमाकांत शुक्ला। आजकल उनको किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस भी हो रही है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज पहले भेजा था, मैंने देखा इसको कल, दिवाली के पहले उन्होंने वो मैसेज भेजा था, तो कल मैं देख पाया। वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और डियर पांडे जी, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर राइटिंग्स नोन एज भावगंगा, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ आपकी भावगंगा के नाम से जो राइटिंग्स हैं, ये जो हम लोग का प्रोग्राम है उसको राइटिंग उन्होंने कहा है, एंड रेगुलरली गो थ्रू देम, और मैं लगातार इसको सुनता हूँ, एंड अप्रिसिएट और इम्प्रेसिव राइटिंग्स, और मैं बहुत अप्रिसिएट करता हूँ, पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ योर इम्प्रेसिव राइटिंग्स, बहुत प्रभावकारी, इम्प्रेस करने वाली राइटिंग्स या ये जो बातें हैं, फुल ऑफ डीप एजुकेटिव थॉट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा एजुकेटिव थॉट्स हैं, शिक्षाप्रद विचार हैं, लोगों के जीवन के ज्ञान को और समझने के लिए और ज़्यादा ज़रूरी ज्ञान है। एजुकेटिव थॉट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिससे कि मनुष्य मात्र का इम्प्रूवमेंट हो, बेहतरी हो, एंड सोसाइटी एज ए होल, और समाज का भी, समाज एज ए होल, पूरे समाज का भी बेहतरी और व्यक्ति की भी बेहतरी हो। इस तरह के जो विचार हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है that these ideas will bring positive impact on thought process of we Indians, और मुझे पूरा विश्वास है ये जो विचार हैं, these ideas will bring, वो ज़रूर लाएंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक असर ऑन थॉट प्रोसेस ऑफ इंडियन, हम भारत के लोगों के
विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस में पॉजिटिव चेंज लाएंगे, सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। विश यू एंड योर फैमिली हैप्पी दिवाली। दिवाली के पहले लिखा था, तो मुझसे भूल हुई कि मैं इतने दिनों बाद इसको देख पाया। तो बहुत बहुत शुक्ला जी को धन्यवाद, और उनके विचार हम लोगों को और हाईली मोटिवेट करने वाले हैं, ऊर्जा और आशा देने वाले हैं। देखिए चिड़िया आ गई है हम लोगों के संविधान कथा को पुरवाने के लिए। जैसे लोक कथाएं होती हैं तो उसको कोई कहता है तो बाकी लोग उसको यह लोकगीत होते हैं तो एक अगवाता है, कढ़ाता है, शुरुआत करता है, और दूसरे लोग उसको पुरवाते हैं। तो ये जो भावगंगा है, इसको भले ही मैं ओरिजिनेट कर रहा हूँ, कढ़वा रहा हूँ, लेकिन पुरवाना तो बाकी लोगों को है, आप सबको भी है, इस चिड़िया को भी है। और देखिए चिड़िया किस तरह से उसको पुरवाती है। और अब मैं अनुशासित इनकलाब से एक गज़ल आपके सामने रखूँगा। उसके पहले ये कढ़वाना और कढ़ाना या शुरुआत करना और फिर उसको किसी को उसको पुरवाना, इस पर चर्चा करें। इसके पहले कहानी की तलाश, जो एक मेरी कहानी है, जो कि उपन्यास विन 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 द ऑर्फन वे का पहला चैप्टर है या बीज है, उसमें से कुछ एक वाक्य आपके सामने रखना चाहूँगा इसी पर, पुरवाने कढ़वाने पर। और किसी चीज़ की सफलता क्या है, किसी विचार की, किसी बातचीत की, किसी कहानी की सफलता क्या है। कैसे हम जज करें कि कौन कहानी अच्छी है, बड़ी साधारण सी बात है। तो अनाथालय का कोई एक माहौल याद करिए या कल्पना करिए, जिसमें एक छोटे छोटे अनाथ बच्चे रह रहे हैं। एक बच्चा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, हर चीज़ को खुली आंखों से देखने की कोशिश करता है, बड़ी उत्सुकता है, सब कुछ जानना समझना चाहता है। चलिए एक पैराग्राफ और। इन्हीं सब छोटे बड़े बच्चों के बीच था संभव नाम का एक लड़का, जो बहुत शांत, संवेदनशील और एकाग्रचित्त वाला था। उम्र रही होगी 10-12 साल। अमित के उस अनाथालय में प्रबंधक होकर के आया था। उस अनाथालय पर वो आने के पहले से ही संभव यहाँ रह रहा था। शायद संभव के इन सहज गुणों की वजह से अनाथालय के सभी कर्मचारी उससे बहुत प्यार करते थे, और अमित भी उसे बहुत मानने लगा था, उस बच्चे को, संभव को, और अक्सर उनमें खूब बातें होती। वैसे जब से अमित इस अनाथालय में आया है, यहाँ का हुलिया ही बदल गया है। अनाथालय के सभी कर्मचारी और बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर प्यार बहने लगा है, अनाथालय एक परिवार लगने लगा है। सभी बच्चे अमित को चाचा जी कहते हैं। संभव भी अमित को चाचा जी कहता। अमित अपनी रोज़ रोज़ की हर छोटी बड़ी चर्चा संभव से करता, और संभव भी अमित से खूब बातें करता और अपनी हर छोटी बड़ी समस्या से जुड़े प्रश्न करता। अमित कोशिश करता कि वह संभव के प्रश्नों और जिज्ञासा का जहाँ तक बन सके भली भांति उत्तर दे। और अमित एक राइटर भी था। वो एक नेशनल स्टोरी कंपटीशन था, उसके लिए कहानी लिख रहा था, लेकिन अनाथालय में इतना उलझा हुआ था कामों में कि कहानी लिख नहीं पा रहा था, चलता जा रहा था। तो अमित ने जब राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता की चर्चा संभव से की, तो संभव ने तमाम सारे प्रश्न पूछ डाले। छोटा बच्चा कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा। चाचा जी कहानी कैसे लिखी जाती, सब बच्चे उसे चाचा जी कहते थे अमित को, अनाथालय के। चाचा जी कहानी कैसे लिखी जाती है, क्या कहानी लिखना आसान है, क्या मैं भी कहानी लिख पाऊँगा। अलग अलग प्रश्न।
कैसे यह पता लगाया जाता है कि कौन सी कहानी सबसे अच्छी है? कौन कौन लोग ये पुरस्कार तय करते हैं? क्योंकि कहानी की प्रतियोगिता में भेजना था, जहाँ पुरस्कार मिलना था, तो कौन कौन लोग ये पुरस्कार तय करते हैं कि कौन कहानी अच्छी है, किसको पुरस्कार मिले? क्या मैं भी पहचान सकता हूँ कि कौन सी कहानी अच्छी है? क्या मैं भी पहचान सकता हूँ कि कौन सी कहानी अच्छी है? देखिए क्या क्या प्रश्न बच्चे के मन में सहज प्रश्न आते हैं कि चाचा जी कहानी कैसे लिखी जाती है? क्या कहानी लिखना आसान है? क्या मैं भी कहानी लिख पाऊँगा? कैसे यह पता लगाया जाता है कि कौन सी कहानी सबसे अच्छी है? कौन कौन लोग ये पुरस्कार तय करते हैं? क्या मैं भी पहचान सकता हूँ कि कौन सी कहानी अच्छी है? अमित ने कहा। अब अमित का जवाब, बस यही एक पैराग्राफ सुनाकर फिर हम लोग गज़ल को शेयर कराते हैं, उस गज़ल पर आते हैं। सॉरी। अमित ने कहा, बेटे जिसे तुम अच्छी कहानी समझते हो वही अच्छी होती है। बेटे जिसे तुम अच्छी कहानी तुम बच्चों को जो कहानी अच्छी लग जाए वही अच्छी होती है। बेटे जिसे तुम अच्छी कहानी समझते हो या तुम्हें अच्छी कहानी लगे वही कहानी अच्छी होती है। बाकी सारी कहानी कसौटियाँ फीकी हैं। बाकी सारी कसौटियाँ फीकी हैं। तुम्हें बच्चों को साहित्य को समय में बहुत आगे तक ले जाना होता है। तुम्हें बच्चों को साहित्य को समय में बहुत आगे तक ले जाना होता है, कोई और नहीं ले जाएगा। तुम्हारी पसंद इसलिए भी सही होती है क्योंकि तुम कहानी को किसी लाभ या वाद की नज़र से नहीं देखते। आजकल कहानियाँ अपने अपने खेमे, तमाम सारे खेमे हैं विचारों के, और उन खेमों के आधार पर जज किया जाता है। तमाम सारे वाद चलते हैं या तमाम सारे स्वार्थ होते हैं। तो तुम्हारी पसंद इसलिए भी सही होती है क्योंकि तुम कहानी को किसी लाभ या वाद के नज़र से नहीं देखते। और फिर तुम अनाथालय के बच्चों की पसंद तो और भी सही होती है। तुम अनाथालय के बच्चों की पसंद तो और भी सही होती है क्योंकि तुम्हारी नज़र सारे भेदभाव से परे है, ऊपर है। क्योंकि तुम्हारी नज़र सारे भेदभाव से और ऊपर है। तुम्हारी दृष्टि पवित्र और निश्चल होने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती। तुम्हारी दृष्टि पवित्र और निश्चल होने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती। यह तो हुई तुम बच्चों के द्वारा कहानी पसंद करने की बात। यह तो हुई तुम बच्चों के द्वारा कहानी पसंद करने की बात। वैसे मैं मानता हूँ कि अच्छी कहानी वह है कि अच्छी कहानी वह है जो पढ़ने वाले के मन में उगे, बढ़े, फले, फूले। जिसने लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ या सुन रहा है, उस पढ़ने और सुनने वाले के मन में अगर वह कहानी या वह बात या वह चर्चा और ज़्यादा उगती है, फलती है, फूलती है, बढ़ती है, तभी वो कहानी अच्छी है या वो चर्चा अच्छी है। अगर सुनने वाले के अंदर आई और चली गई तो वो कहानी अच्छी नहीं है, क्लासिकल नहीं है, दीर्घजीवी नहीं है। जो आपके सुनने पढ़ने वालों के मन में जाने के बाद बीज का रूप का काम करे और उगे, फले, फूले, बढ़े, तो वो कहानी अच्छी है। जो कहानी पढ़ने के बाद जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे पाठक को या श्रोता को और भी अच्छी लगे, वह निश्चित रूप से अच्छी है। इसलिए ऐसी कहानियों को कुछ समय के अंतराल के पर दोबारा तिबारा पढ़ो तो और भी अच्छी लगती है। ऐसी कहानियों को, ऐसी चर्चाओं को कुछ अंतराल के बाद दोबारा तिबारा पढ़ो या सुनो तो और भी अच्छी लगती है। वैसे मेरे एक मित्र मानते हैं कि जिस कहानी या रचना को साहित्यकार लिखकर शुरू तो कर देता है, कढ़वा देता है जिसे कहते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग, सुनने वाले लोग उसे पुरवाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोकगीत को एक गवैया कढ़वाता है तो बाकी
गाने वाले पुरवाते हैं वही अच्छी कहानी है। यहाँ पुरवाने का मतलब उस पर चर्चा करना, अमल करना तथा उस कहानी को आगे बढ़ाना है। ऐसी कहानियाँ ज़रूर ही शक्ति से भरपूर होंगी, ऐसी कहानियाँ ज़रूर ही शक्ति से भरपूर होंगी, और वही अच्छी कहानी है, वही अच्छी चर्चा है। तो ये रहा, ये कभी इस नावल पर चर्चा करेंगे, इस नावल के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये याद आ गया शैलेंद्र नाथ जी के जो बात उन्होंने कही कि मैं ले गया और मन में और बढ़ता रहा, तो उस पर असली इस चर्चा यही सार्थक है, यही अच्छी चर्चा है। चर्चा की अच्छाई का सबसे बड़ा प्रतीक वही था जो शैलेंद्र नाथ जी के मन में हुआ और जो उन्होंने लिखा। अब हम लोग आशुतोष जी लिख रहे हैं, साहित्य का खेमों में बंटना गलत तो है, पर यह आज का कटु सत्य है। ये अब रोज़मर्रा का अनुभव है। जो कहानी बच्चों को भा जाए वही अच्छी कहानी है। अद्भुत चिंतन, बिल्कुल सत्य। धन्यवाद आशुतोष जी। वाकई आजकल बहुत ये दुखद है कि साहित्य भी खेमे में बटा हुआ है, खेमेबाजियाँ चल रही हैं। जो सबके हित के लिए होना चाहिए वह उसके लिए पार्टीबंदी हो रही है, और जैसे पार्टियां देशों में भी ख़त्म होनी चाहिए वैसे ही पार्टियां साहित्य में भी ख़त्म होना चाहिए। आज तो हालत ये है, लोग पार्टियों के तरफ से या विचार के इस तरह की धाराओं के चक्कर में आज किसी को विश्वास ही नहीं रह गया कि कोई आदमी अच्छा हो सकता है या सबसे जुड़ा हुआ हो सकता है या सबके कल्याण और भले की बात सोच सकता है, कर सकता है, कह सकता है या करता है। लोगों में ये विश्वास ही ख़त्म हो गया है। इस विश्वास को जगाने की ज़रूरत है कि हम सबके बारे में सोच सकते हैं सही, कोई आदमी सबके बारे में अच्छा सोच सकता है, सबके कल्याण की बात सोच सकता है। यह विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। इस पर भी एक कविता है, वो बाद में और होगी, और कभी संभव होगा तो ये अनाथालय की ये कहानी की तलाश, ये कल परसों में हो सकता है कि इसी को सुनाएं आपको। पहले थोड़ा सा बीज रूप में आज जो आपके मन में डाल दिया है, थोड़ा वो उगे पले बढ़े, उसके बाद फिर अब आइए गज़ल के कुछ शेर सुनते हैं। हम जो इन शाखों पे किनारे बैठे हैं, हम जो इन शाखों पे, इन पेड़ों की डालों पर किनारे बैठे हैं, खासकर कि चिड़िया के लिए भी है, हम व्यक्तियों के लिए भी है जिनके विचार स्वच्छंद हैं, जो उड़ सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। हम जो पूरी धरती से प्यार करते हैं, कोई बंटवारा नहीं मानते। हम जो इन शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपने पंखों के सहारे बैठे हैं। किसी ने उसको वहाँ रख नहीं दिया है चिड़िया को, वो अपनी पंखों के सहारे बैठी है। हम जो इन शाखों के किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। हम अगर इस धरती पर हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, तो ईश्वर ने जो हमें अपना अंग बनाया है, जो उससे मुझे ताकत हमें सबको मिली है, उसकी वजह से हमारा वजूद है। हमारा वजूद ईश्वर ने हमें जो पंख या शक्तियाँ या विचारों की शक्तियाँ दी हैं, उसी की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। हम अगर ज़िंदा हैं तो कोई व्यवस्था हमें नहीं ज़िंदा रखे हुए है। ईश्वर ने अभी तक किसी के मन में ये इच्छा ही नहीं पैदा की कि वो हमारा दुश्मनी करे, विरोध करे या मार देगा, ख़त्म कर दे। हम जिंदा हैं इसलिए कि हमारे किसी काम से किसी को आज तक इतनी तकलीफ़ नहीं हुई कि वो हमारी हत्या करने के बारे में सोचे। इस पर एक दूसरा गज़ल है जिसको मैंने कभी सुनाया भी है कि मेरे शहर में रहते हैं बेहद अजीब लोग,
पर अजीब बेहद शरीफ लोग मेरे शहर में रहते हैं, बेहद शरीफ लोग, पर अजीब विरोधाभासों में उलझे हुए हैं लोग। ऐसा नहीं कि हादसे होते नहीं यहाँ, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं लोग। और जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, तभी तक तो ज़िंदा हैं मेरे शहर के लोग। तो हम लोग इसलिए ज़िंदा हैं कि किसी के मन में अभी तक ये इच्छा नहीं पैदा हुई कि मार दे, क्योंकि अगर किसी के मन में इच्छा पैदा हुई होती तो व्यवस्था या हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने को सुरक्षित कर लें। लेकिन शायद हम लोगों के काम ऐसे हैं कि किसी के मन में वह विरोध नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। और आजकल के हालात के लिए उसका आखिरी शेर है उस गज़ल का कि जब आज के हालात से थक जाएंगे सभी, ऊब जाएंगे सभी या परेशान हो जाएंगे सभी, जब आज के हालात से थक जाएंगे सभी, तो बदलाव की तलाश में निकलेंगे सभी लोग। तो बदलाव की तलाश में निकलेंगे सभी लोग। तो हम जो इन शाखों के किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। सब कुछ कितना विरोधाभासों से भरा, सब कुछ कितना विरोधाभासों से भरा, शीतलता के अंदर देखो अंगारे बैठे हैं। शीतलता के अंदर देखो अंगारे बैठे हैं। विरोधाभास शायद धरती का नाम ही या सृष्टि का नाम ही विरोधाभास है। दो विरोधों के बीच में ही रहना है, दो विरोधी ताकतों के बीच का संतुलन ही शायद जीवन है या एग्जिस्टेंस है। धरती में देखिए लावा कोर कितना बिल्कुल लावे से भरा, इतना गर्म, और बाहर की ये पपड़ी जिस पर सारे हम लोगों का जीवन है, जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं, वो कितना शीतल कोमल मिट्टी, तमाम सारे फल हैं देखिए उनके वो कितने कांटेदार, और उनके कवरिंग्स, और अंदर कितना मीठा गूदा, पल्प कितना मीठा। मनुष्य कभी कभी कितना अंदर क्रोध और बाहर कितना शालीनता वो बनाए रखने की कोशिश करता है। और जितने भी पैरामीटर्स हैं लाइफ के, आप अपनी बॉडी के विरोधाभासों के बीच में संतुलन कर रहा है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या ब्लड के और टेस्ट आप कराएं, तो दो एक्सट्रीम, इधर भी बीमारी उधर भी बीमारी, और बीच में संतुलन करता हुआ। तो इसीलिए जीवन और एग्जिस्टेंस संतुलन का ही नाम है, हार्मोनी का नाम है। संतुलन को ही हार्मोनी कहते हैं। जो प्रोफेशनल एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज़ पे मेरा कार्यक्रम था, उसके सिलेबस में भी बार बार हार्मोनी शब्द का प्रयोग किया गया है। और वाकई विरोधाभासों के बीच में हार्मोनाइज करना, यही जीवन है, यही एग्जिस्टेंस है। तो सब कुछ कितना विरोधाभासों से भरा, शीतलता के भीतर देखो अंगारे बैठे हैं। और उम्र बीत गई घर में रहते रहते, उम्र बीत गई घर में रहते रहते, अब तो घर के बाहर दुआरे बैठे हैं। अक्सर गांव में अगर आप जाइए तो जितने एजेड लोग हैं वो दुआरे पर बैठे रहते हैं। घर कई खंडों का होता है और मुख्य, उसके बाद दुआरे पर दलान, और दलान में पता चला एक चारपाई है जिसमें कोई ना कोई परिवार का मुखिया या वृद्ध व्यक्ति लेटता सोता रहता है। जो उम्र बीत गई घर में रहते रहते, अब तो घर के बाहर दुआरे बैठे हैं। और उसी पर एक और जो हमारे गोंडा के बहुत पुराने मित्र शायर, अब तो बहुत दिन से बात ही नहीं हुई, उनका एक शेर है, बहुत प्यारा शेर है कि घर बिक गया, मतलब छोटी बहर का, घर बिक गया दलान बाकी है, घर बिक गया दलान बाकी है, फैसला हो गया बयान बाकी है। आजकल ऐसे ही न्याय होता है कि फैसला हो
पहले से प्रेजुडिस होकर के तय कर लेते हैं क्या फ़ैसला देना है या प्रभाव हो जाता है। अभी बयान नहीं हुआ, सारे एविडेंसेस कलेक्ट भी नहीं हुए, या एविडेंसेस कलेक्ट भी हुए तो उनको दरकिनार कर दिया, फैसला कर लिया। तो फैसला हो गया, बयान बाकी है। ऐसी न्याय व्यवस्था और हो गई है कि जिसको एविडेंसेस से मतलब नहीं है, पहले से बायसेस प्रेजुडिसेस में फैसले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कितना समय लग रहा है, पीढ़ियां लग जा रही हैं फैसले होने में। तो उम्र बीत गई घर में रहते रहते, अब तो घर के बाहर दुआरे बैठे हैं, और आप जिनसे कभी मिलना भी न चाहें वही क्यों सत्ता के गलियारे बैठे हैं। आप जिनसे कभी मिलना भी न चाहें वही क्यों सत्ता के गलियारे बैठे हैं। मिलना ना चाहें, हो सकता है कि आपसे मुलाकात ही ना हो, वो इतने वीवीआईपी हैं कि वो आप उनके पास पहुंच ही नहीं सकते। वेरी वेरी, अब वीवीआईपी का अर्थ यही है, वेरी वेरी इनकन्वीनियंट पर्सन। उनके आने जाने से आपके रास्ते भी बंद होते हैं, और आप उनसे मिलना चाहें तो आप फ़ोन करते रहें, फ़ोन नहीं उठाएंगे, मिलने जाएं, स्लिप भेजें, नहीं मिलेंगे। तो ऐसे लोग जिनको, जो आपके नौकर हैं, अगर आपका नौकर आपसे ना मिलना चाहे तो आप उसको नौकर बनाएंगे। लेकिन आप वोट देते समय ये सब भूल जाते हैं कि हम अपने नौकर को चुन रहे हैं, वहाँ आप अपने को प्रजा मान लेते हैं। और इसीलिए सत्ता के गलियारे में आप ऐसे लोगों को बैठा देते हैं कि जो आपसे मिलेंगे नहीं, मंत्री हो जाएंगे तो आपसे मिलेंगे नहीं, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, फिर पीए आपका फ़ोन उठाएगा। और हर वह व्यक्ति जो तमाम सारे लोग, हमारे जिस माहौल में रहा हूँ, जिस सिविल सर्विस में रहा हूँ, तो 99.9% लोग अननोन नंबर्स का फ़ोन आजकल के मोबाइल पर नहीं उठाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं पता नहीं कौन क्या करेगा, क्या बात करेगा, थ्रेट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और टाइम वेस्ट होगा। मैंने कहा कि अगर आप अननोन नंबर नहीं उठाते हैं तो अगर कभी ईश्वर भी आपसे बात करने के लिए आपको फ़ोन करेगा तो आप नहीं उठाएंगे। यानी कि आप मनुष्यों से तो अपने को काट ही रहे हैं, आप ईश्वर से भी अपने को काट दे रहे हैं। और जो ईश्वर को अपने से काट दे रहा है वो फिर जिंदा क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है? वो एक पत्थर रह गया है, वो अब मनुष्य नहीं रह गया है। अब उसमें संवेदना नहीं है, जुड़ाव नहीं है, सार्वभौमिक जुड़ाव नहीं है। अब वो चलता फिरता एक मृत आत्मा है या मृत व्यक्ति है। तो आप जिनसे कभी मिलना भी न चाहें वही क्यों सत्ता के गलियारे बैठे हैं, केवल इसीलिए कि आपने सेवक नहीं चुना है, आपने भौकाल और जिताऊपन देख करके राजा चुनने की कोशिश की। और हर आँख में एक समंदर पलता है, हर आँख में एक समंदर पलता है, भावनाओं का समंदर, विचारों का समंदर, दृश्यों का समंदर, जितने तरह के समंदर हो सकते हैं, हर आँख में एक समंदर पलता है। तभी तो इसमें आंसू खारे बैठे हैं। वो समंदर जो पल रहा है उसकी बानगी कभी कभी छलक आती है तो आंसू के रूप में, और उसको देखिए, हर एक ने महसूस किया, आपने खुद महसूस किया होगा, क्योंकि आँखों में जो पानी आता है वो नाक और मुंह में भी चला जाता है अंदर अंदर। तो आपने आंसू का स्वाद, हर व्यक्ति ने आंसू का स्वाद ज़रूर महसूस किया होगा, और नहीं तो अगर अंदर से नहीं गया तो बाहर से ढलकते हुए आ गया। तो हर आँख में एक समंदर पलता है, तभी तो इसमें आंसू खारे बैठे हैं। और 2-3 शेर सुनाकर, क्योंकि आज प्रोग्राम थोड़ा देर से शुरू हुआ और 9 बजे के पहले ख़त्म करना चाहता हूँ हर हालत में, सॉरी 8 बजे के पहले। अपने अंदर न झांका एक दिन भी, अपने अंदर न झांका एक दिन भी, वैसे तो पूरी दुनिया खंगारे बैठे हैं, पूरी दुनिया को साफ़ किया हुआ है, खंगार डाला है, और पूरी दुनिया को पहचानने की कोशिश कर दी है, लेकिन अपने अंदर न कभी क्या क्या है ये जानने की कोशिश की।
क्या क्षमताएं हैं ये जानने की कोशिश की, न सफाई करने की कोशिश की, अपने अंदर न झांका एक दिन भी। वैसे तो पूरी दुनिया खंगारे बैठे हैं, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किए हुए बैठे हैं, एक्सप्लॉयटेशन सब कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हम अपने चुपचाप अपने काम में मगन हैं और आ कर के किसी न किसी रूप में, देखिए एक कबूतर भी सामने आ गया, अभी बोल रही है, तुम्हें क्यों सहन नहीं हो रहा, तुम्हें क्यों सहन नहीं हो रहा। यदि हम अपनी जगह सुतारे बैठे चुपचाप बैठे हुए हैं, तुम्हारी भलाई का काम कर रहे हैं, फिर भी तुम परेशान हो जाते हो। तुम्हें क्यों सहन नहीं हो रहा, यदि हम अपनी जगह सुतारे बैठे हैं। वे क्या किसी को राह दिखाएंगे, वे क्या किसी को राह दिखाएंगे जो खुद अपना घर जारे बैठे हैं। वे क्या किसी को राह दिखाएंगे जो खुद अपना घर जारे बैठे हैं। इसके कई आयाम हो सकते हैं, इस पर थोड़ी और चर्चा करना चाहेंगे। वे क्या किसी को राह दिखाएंगे जो खुद अपना घर जारे बैठे हैं। लेकिन उसके पहले एक और शेर सुनाकर, उसकी बातें गौर से सुनकर देखो, उसकी बातें गौर से सुनकर देखो, बीच बीच में उसमें शरारे बैठे, चिंगारियाँ, प्रस्फुटन, एक ऐसी चीज़ जिससे रोशनी हो जाएगा, एक दिमाग को रोशन कर देने वाली बातें। उसकी बातें गौर से सुनकर देखो, बीच बीच में उसमें शरारे बैठे हैं, चिंगारियाँ बैठी हैं। वे क्या किसी को राह दिखाएंगे जो खुद अपना घर जारे बैठे हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि साधना या तपस्या परिवार छोड़ने से ही होती है, और बहुत सारे लोगों को यह अहंकार कि मैंने शादी नहीं किया इसलिए मैं समाज, राष्ट्र और धरती की बेहतर सेवा कर पाऊंगा, या बहुत सारे लोग जिन्हें ये बहुत अहंकार के द्वारा अपने राष्ट्र और विश्व भक्ति और समाज भक्ति का एक कारण बताते हैं कि मैंने शादी नहीं किया या परिवार छोड़ दिया या मैं अकेला साधना कर रहा हूँ। मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। और जॉर्ज ऑरवेल की वो जो 100 पेज की गांधी पर ऐसे है, वो अद्भुत है। जॉर्ज ऑरवेल मैंने कई बार बताया भी था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का था। जब हम इंपीरियल सर्विस थी, जब ब्रिटिश की गुलामी के दौरान सिविल सर्वेंट था और उसकी पोस्टिंग बर्मा में थी, तब उसने रिज़ाइन कर दिया। उसने ये सोचा कि दुनिया में जितनी तरह की ज़िंदगियाँ, मैं पहले उसकी कहानी सुना चुका हूँ, लेकिन आज इस शेर के बाद से उसे याद आ गया और फिर से उसे समराइज़ करना चाहता हूँ जल्दी में। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि जितने तरह की ज़िंदगियाँ इस धरती पर पॉसिबल हैं, सब मैं जीऊँ। तो वो कलकत्ता के घाटोज़ में भी रहा, अफ्रीका के जंगलों में भी रहा, बड़े बड़े ग्लेशियर्स के बीच में भी जाके रहा, हिमालय के पहाड़ियों पे भी रहा, और हर महाद्वीप में, हर जगह दुनिया में जितने तरह से रहा जा सकता है हर जीवन बिताया। किसानों की तरफ से भी और मछुआरों की तरफ से भी, जितना तरह का जीवन जिन धरती पर पॉसिबल है सब जिया। और जीने के बाद उसने 2 किताबें लिखी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एनिमल फॉर्म और 1984, बहुत ही बढ़िया। उसी के वो लाइन बहुत मशहूर है कि एनिमल फॉर्म में लिखता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। वहाँ भी लोगों ने अपनी ऊंचाई नीचाई और हायरार्की तय कर ली, या अपनी उसने जब घोषणा हो गई कि सब मनुष्य एक हैं, शायद कम्युनिस्ट विचारधारा में भी यही कमी रह गई है कि जब वो कहते हैं ऑल मेन आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, वैसे ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। सभी मनुष्य बराबर हैं लेकिन कुछ ज़्यादा बराबर हैं, या सभी जीव एक जैसे हैं, सभी जानवर एक जैसे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा बराबर हैं।
तो ये ज़्यादा बराबर यहीं से कौन ज़्यादा बराबर है, एक हायरार्की तय हो जाती है। तो उस गांधी पर जो उसका लेख है उसमें एक बड़ी प्यारी बात वो कहता है, ऐसे ही वो कहता है, दुनिया में गांधी को मैं सबसे ज़्यादा इसलिए इज्जत करता हूँ कि पूरी दुनिया में गांधी से ज़्यादा लोगों के मनों पर प्रभाव करने वाला, देश विदेश हर तरफ, और पूरी दुनिया में गांधी से ज़्यादा इज्जत पाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको लोगों ने दिल से इज्जत किया पूरी धरती पर, किसी बाउंड्री के बियॉन्ड। वैसे उसी में वो लिखता है, वैसे मैं उनके महात्मापन से प्रभावित नहीं हूँ। लोग कहते हैं महात्मा गांधी, तो उसने कहा महात्मा शब्द से मैं प्रभावित नहीं हूँ। जो संत की कहने लगे थे, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, तो मैं उनके संतहुड, सेंटहुड से या महात्मापन से प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो प्रयोग किए लोकतंत्र व्यवस्था के लिए, उससे प्रभावित हूँ। और उनसे लोग पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं 20वीं शताब्दी की। कोई व्यक्ति अगर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और लव्ड रहा है तो वो महात्मा गांधी रहे हैं, इसलिए मैं महात्मा गांधी से प्रभावित हूँ। एज फार एज, अब वो कहता है, एज फार एज हिज सेंटहुड इज कंसर्न, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई सेंटहुड, एंड एज फार एज सेंट्स आर कंसर्न, most common people consider sainthood as their object of life, aim of life, and they consider themselves as failed saints. However, most of these saints are failed common people. They could not sustain the struggles of common life, common man, the strength of common man. They ran away. They became failed common people and we consider them saints. सबके लिए नहीं कहा, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, but 99.999% most of the saints are failed common people. तो वो कहता है जॉर्ज ऑरवेल कि गांधी से मैं प्रभावित हूँ, जो पूरे दुनिया में उनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, उनका मैसेज है, प्रभाव है, और उन्होंने जो नए प्रयोग किए व्यवस्था में सत्य और अहिंसा के। जहाँ तक उनके सेंटहुड का सवाल है, वो जो उनको सेंट लोग कहने लगे हैं, महात्मा कहने लगे, मैं उस सेंटहुड की वजह से उनकी इज्जत नहीं करता हूँ, उनसे प्रभावित नहीं हूँ। और सेंटहुड के बारे में मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर ये जो संत हैं, आम आदमी समझता है कि यही उसके आदर्श हैं और उसे भी इन जैसा हो जाना चाहिए। वो नहीं हो पाया है संत, इसलिए आम आदमी है। संत हो जाना उसके एक तरह से एक कल्याण या अंतिम उद्देश्य है, और वह अपने को अभी उसके पथ का एक यात्री अपने को असफल सेंट मान रहा है। ज़्यादातर व्यक्ति, ज़्यादातर गृहस्थ, ज़्यादातर कॉमन मैन अपने को फेल्ड सेंट, असफल सेंट या सेंटहुड न पाने का बीच का यात्री मान रहा है, असफल सेंट मान रहा है। लेकिन वह भूल जाता है, एक आम आदमी ये भूल जाता है, कॉमन मैन ये भूल जाता है कि ये जो संत हैं ये फेल्ड कॉमन पीपल हैं, ये असफल आम आदमी हैं, ये असफल गृहस्थ हैं, असफल आम आदमी हैं। ये गृहस्थ जीवन के जो संघर्ष हैं, तपस्याएं हैं, आम आदमी के जो संघर्ष हैं, तपस्याएं हैं, इनसे नहीं जूझ पाए, इनको नहीं झेल पाए, ये तपस्या नहीं कर पाए, ये भाग गए, ये भगोड़े हैं। तो ये जो असफल आम आदमी हैं उनको हम अपना आदर्श माने हुए हैं, यही मुझे देखकर आश्चर्य होता है। अद्भुत लिखा वो, मतलब जो एक तरह से एज ए सेपरेट ऑब्जर्वेशन उसने लिखा है कि मोस्ट ऑफ दीज कॉमन पीपल कंसिडर सेंटहुड एज देयर ऑब्जेक्ट एंड सेंट्स देयर आइडियाज, बट दे फेल टू रियलाइज एंड दे कंसिडर देमसेल्फ एज फेल्ड सेंट्स,
but they fail to realize that most of these saints are failed common people, and the real saints, या saints वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, the real persons who are beneficial or required for the earth, for betterment of earth, are these people. तो ये सेंटहुड पे चर्चा आ गई, तो ये बात हो गई। इसी के साथ आज के ये भावगंगा का 104वां अंक हम लोग विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। चर्चाएं कुछ सोच के कुछ आते हैं, हो कुछ जाती हैं, लेकिन यही इसकी धारा की विशेषता है, भावगंगा की विशेषता है। कभी किसी तरफ, मतलब वैसे तो उसको यात्रा करनी है हिमालय से और गंगा सागर तक और दक्षिण की दिशा में, पूरब की दिशा में, लेकिन वह उत्तर वाहिनी भी हो जाती है, पश्चिम वाहिनी भी हो जाती है, यही धारा। लेकिन वह सब अल्टीमेट को दृष्टि में रखकर, अल्टीमेट उद्देश्य वही रहता है। तो वही हम लोगों का ये भावगंगा का जन कल्याण, प्रकृति कल्याण, धरती कल्याण और स्व कल्याण और समरसता, यही इसकी साधना का मुख्य उद्देश्य है। और आप उस साधना के सहयात्री हैं, तो आपको बहुत बहुत नमन और आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।